हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की। यानी कि हमारे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कर्ड, चीज़, इन सब में माइक्रोब्स का क्या रोल है? मतलब इन सब की फॉर्मेशन में माइक्रोब्स का क्या महत्व है, क्या रोल है इसमें उसका? आज हम ये देखेंगे। तो इस टॉपिक को आज हम बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे कर्ड की फॉर्मेशन में माइक्रोब का क्या रोल है? तो टॉपिक क्या है हमारा? रोल ऑफ माइक्रोब्स इन कर्ड फॉर्मेशन। यानी कि कर्ड फॉर्मेशन में माइक्रोब्स का क्या रोल है ये देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वार्म मिल्क लेंगे, ठीक है ना, यानी दूध लेंगे और उस दूध को हल्का सा गर्म कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वार्म मिल्क लेंगे, ठीक है ना। जिसको हम 40 डिग्री सेल्सियस पे हल्का सा हीट करेंगे और इस वार्म मिल्क में हम क्या करेंगे, 1 स्पून ऑफ कर्ड डालेंगे। यानी कि इस वार्म मिल्क में हम 1 चम्मच दही डालेंगे और जैसे ही इस वार्म मिल्क में हम 1 चम्मच दही डालेंगे तो 1 चम्मच दही डालते ही ये जो मिल्क है ये कर्ड में क्या होगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस 1 स्पून ऑफ कर्ड को हम इनोक्यूलम या स्टार्टर कहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही इस मिल्क में हम क्या करेंगे, 1 चम्मच दही डालेंगे तो 1 चम्मच दही डालते ही यहाँ पे क्या होगा, मिल्क से कर्ड बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इस 1 स्पून ऑफ कर्ड को हम स्टार्टर या इनोक्यूलम कहेंगे। अब ये जो हमने 1 स्पून ऑफ कर्ड जो इस वार्म मिल्क में डाला है, इसमें एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये एक टाइप का ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कर्ड में होता है हमारे। तो हमने ये जो 1 स्पून ऑफ कर्ड जो वार्म मिल्क में डाला है, इसमें एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क में एक एसिड रिलीज करता है, एसिड जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है इसका? लैक्टिक एसिड। ये मिल्क में क्या करता है, रिलीज करता है। नाउ ये लैक्टिक एसिड क्या करता है कि हमारे मिल्क में एक प्रोटीन होता है केसिन नाम का, जिसे मिल्क प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन? केसिन नाम का, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क प्रोटीन कहते हैं। मिल्क प्रोटीन। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे इस मिल्क प्रोटीन को यानी केसिन को पार्शियली ब्रेक कर देता है। इसके मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, इसके मॉलिक्यूल्स को पार्शियली ब्रेक कर देता है। और जैसे ही ये हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल पार्शियली यानी आधे ब्रेक होते हैं, तो पार्शियली ब्रेक होते ही इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी एग्रीगेट हो जाते हैं। और एग्रीगेट होने की वजह से जो मिल्क है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? सॉलिड फॉर्म में, हल्के से। और इसी को कर्ड कहते हैं। तो इस तरह से कर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बताया, यहाँ पे एक वार्म मिल्क लेंगे, उस वार्म मिल्क में हम क्या करेंगे, 1 स्पून ऑफ कर्ड डालेंगे, ठीक है ना। जैसे ही इस 1 स्पून ऑफ कर्ड को हम वार्म मिल्क में डालेंगे, ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा, कर्ड बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए 1 स्पून ऑफ कर्ड को स्टार्टर या इनोक्यूलम कहेंगे। अब इसमें एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क में एक एसिड रिलीज करता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मिल्क में एक प्रोटीन होता है केसिन, जिसे मिल्क प्रोटीन कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड इस केसिन को पार्शियली ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जो केसिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और ये मिल्क लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्ड। नाम होता क्या है, जैसे मान लो कंटेनर है, इसमें सपोज ये क्या रखा हुआ है, हमारा कर्ड रखा हुआ है, कर्ड दही रखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ये तो कर्ड हो गया हमारा। अब आपने देखा होगा कि कर्ड में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से। तो कर्ड का जो वाटर होता है उसे वे कहते हैं। क्या कहते हैं? वे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कर्ड में जो वाटर्स होते हैं उन्हें हम वे कहते हैं और सॉलिड पार्ट क्या है उसका, कर्ड यानी दही। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ कर्ड क्या करता है
देखो, कर्ड के खाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि कर्ड क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो विटामिन B12 है, उस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ब्लड में। क्या करता है? कर्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये सबसे बड़ा रोल है किसका? कर्ड का, कि हमारे इंटेस्टाइन में जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है इनटू द ब्लड। ठीक है ना? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बात करेंगे हम कि जो हमारे ब्रेड वगैरह है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसे डो कहते हैं, डो, इसको हम क्या कहेंगे? डो। तो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन डो, डो फॉर्मेशन। ठीक है? तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ब्रेड वगैरह होते हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये होल्स कैसे होते हैं? ये होल्स CO2 के निकलने की वजह से होता है। अभी कैसे होता है, ध्यान सुनना, यहीं पे आपको डफ का मतलब समझाएगा, यानी डो का मतलब समझाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो ब्रेड होते हैं वो किससे बने होते हैं? मैदा से बने होते हैं। तो हमने ये कंटेनर ले लिया, सपोज ये क्या है हमारा कंटेनर, जिसमें ये क्या रखा हुआ है? मैदा गोंद के रख दिया है यहाँ पे, जैसे आटा गोंद के रखते हैं ना वैसे ही। ठीक है ना? अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम, इसमें एक ईस्ट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ईस्ट। अब ये ईस्ट क्या है? ईस्ट एक टाइप का यूनिसेल्युलर फंगस होता है हमारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जिस ईस्ट का यूज किया जाता है उसका नाम है सखेरोमाइसिस, सखेरोमाइसिस सेरबीसिए, ये ईस्ट का नाम है। तो ईस्ट एक टाइप का यूनिसेल्युलर फंगस है और यहाँ पे जिस ईस्ट का यूज किया जाता है उसका नाम है सखेरोमाइसिस सेरबीसिए। अब ये होता क्या है, देखो मैदा है, मैदा में स्टार्च वगैरह होता है और वो स्टार्च किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। तो ये सखेरोमाइसिस सेरबीसिए क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या? ग्लूकोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज क्या होता है? हमारे ईस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि ये जो ईस्ट है ये इस ग्लूकोज को क्या करता है? इन द, ध्यान से सुनना, इन द एब्सेंस ऑफ O2, O2 के एब्सेंस में, ठीक है, ये ईस्ट क्या करता है? ग्लूकोज को हमारी C2H5OH यानी इथेनॉल प्लस CO2 में तोड़ देता है। अब ध्यान सुनना, यहां पे हमने ईस्ट डाला, ईस्ट ने क्या किया कि इसके अंदर यानी मैदे में जो ग्लूकोज था, इस ईस्ट ने क्या किया? इस ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ दिया, किसमें? इथेनॉल प्लस CO2 में। इस पूरे प्रोसेस को एनेरोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को? एनेरोबिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को? एनेरोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं इसको। ठीक है ना? समझ रहे हो? तो कि ईस्ट ने क्या किया? ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ दिया इथेनॉल और CO2 में। तो यानी कि अब इसके अंदर क्या बन गया? इथेनॉल और CO2 बन गया। तो इस मैदा के अंदर CO2 बनने की वजह से ये जो हमारा फ्लोर है मैदा, क्या होता है? ये स्वेलअप हो जाता है, यानी फूल जाता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, CO2 के बनने की वजह से, और इसी को डो कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। जैसे ही ईस्ट डाला, ईस्ट ने क्या किया? ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ दिया इथेनॉल और CO2 में, और इसके अंदर काफी ज्यादा CO2 बनने की वजह से ये जो था ये स्वेलअप हो गया कुछ इस फॉर्म में, इसी को डो कहते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान सुनना आगे क्या होगा। देखो, ये जो हमारा इथेनॉल है ये एक टाइप का वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। वोलेटाइल ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एवोपरेट हो जाते हैं। तो ये जो C2H5OH जो इसके अंदर बना है मैदे में, ये एवोपरेट हो जाएगा क्योंकि वोलेटाइल है। अब बच्चा CO2, CO2 एक गैस है और गैस की प्रॉपर्टी होती है उड़ने की। तो ये CO2 क्या होगा? इस मैदे से निकल के, मतलब ये जो CO2 है वो इस डो में से क्या होगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा।
और जैसे जैसे ये CO2 इस डो में से बाहर निकलेगा, ठीक है, ये CO2 क्या करेगा, इस डो के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देगा और फिर इसी डो से आगे जाके ब्रेड बनाया जाता है। यही रीजन है कि जो हमारे ब्रेड वगैरह होते हैं उन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं, वो CO2 के लाइब्रेशन की वजह से होते हैं। तो जैसे ही ईस्ट डाला, ईस्ट ने क्या किया, ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ दिया इथेनॉल प्लस CO2 में। अब CO2 बनने की वजह से जो मैदा था ये स्वेल अप हो गया, जिसे हमने डो कहा, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो इथेनॉल है वो वोलेटाइल है तो एवोपोरेट हो जाता है। अब बचा CO2। CO2 एक गैस है और गैस की प्रॉपर्टी होती है उड़ने की। तो ये CO2 क्या होगा, इस डो में से उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। और जैसे ही ये CO2 इस डो में से बाहर निकलता है तो इस डो के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। और इसी से फिर आगे जाके ब्रेड बनाया जाता है, ठीक है ना। यही रीजन है कि हमारी जितनी भी ब्रेड, इडली, डोसा, इन सब में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो CO2 के लाइब्रेशन की वजह से होते हैं। और ये सब किसकी प्रेजेंस में बनाए जा रहे हैं, ये सब माइक्रोब ईस्ट सखेरोमाइसिस सेरेसिए के प्रेजेंस में बनाए जा रहे हैं। आई होप ये बात समझ आई हो। नाउ जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज टोडी। दैट इज टोडी। टोडी क्या है भैया, टोडी एक टाइप का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टोडी एक टाइप का ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है और इसका यूज सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में किया जाता है। क्यों, देखो साउथ इंडिया में उस साइड क्या होता है, एक ट्री होता है जिसका नाम है पाम ट्री। क्या नाम है इसका, पाम ट्री। इस पाम ट्री में से ना एक लिक्विड फॉर्म में व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसे हम कहते हैं पाम सेप। ध्यान सुनना, क्या कहते हैं उसको, पाम सेप कहते हैं। तो इस पाम सेप को ना पाम ट्री में से कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद पहले इस पाम सेप को क्लीन साफ किया जाता है और फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो पाम सेप है, पाम सेप, इसका फर्मेंटेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, इसका फर्मेंटेशन कराया जाता है एक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, ठीक ना। और फर्मेंटेशन कराने के बाद जो हमें लिक्विड मिलता है उसी को टोडी कहते हैं और इसका यूज हम ड्रिंक की फॉर्म में करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो टोडी का जो फॉर्मेशन है वो भी एक माइक्रोब बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो समझ आए टोडी के बारे में, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ये साउथ इंडिया में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वहां पे एक ट्री है पाम ट्री, इस पाम ट्री में से लिक्विड फॉर्म में एक सब्सटेंस निकाला जाता है जिसका नाम है पाम सेप। पहले इस पाम सेप को क्लीन किया जाता है, फिर इसके बाद इसका फर्मेंटेशन कराया जाता है बैक्टीरिया की प्रेजेंस में और फर्मेंटेशन कराने पर जो लिक्विड मिलता है उसी को टोडी कहते हैं, जिसका यूज ड्रिंक की फॉर्म में करते हैं, ठीक है ना। ना आप देखेंगे कि हमारे चीज के फॉर्मेशन में माइक्रोब का क्या रोल है, इसके चीज, चीज की फॉर्मेशन में माइक्रोब का क्या रोल है, ठीक है ना। देखो अब टॉपिक है हमारा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन चीज फॉर्मेशन। आपके सिलेबस में चीज के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म नहीं दे रखा है, बल्कि ये बता रखा है, देखो हमारी चीज की डिफरेंट डिफरेंट यानी पनीर की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स के प्रेजेंस में बनाए जाते हैं। आपके सिलेबस में चीज की दो वेराइटीज दे रखी है, उसमें पहली है हमारी कौन सी, स्विस चीज। कौन सी, स्विस चीज। ये एक ऐसा चीज होता है जिसके सरफेस पे बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं। क्या होते हैं, हैव अ लार्ज होल्स, हैव अ लार्ज होल्स। और ये किसकी वजह से होते हैं, ये वही CO2 के लाइब्रेशन की वजह से होते हैं, ठीक है ना। और ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई की प्रेजेंस में बनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्विस चीज ये एक टाइप का ऐसा चीज है जिसके सरफेस पे बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं और वो किसकी वजह से होते हैं, वो CO2 के लाइब्रेशन की वजह से होते हैं। और ऐसे टाइप की चीज एक बैक्टीरिया
प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई के प्रेजेंस में बनाया जाता है। इसी तरह से दूसरी चीज जो है वो है दैट इज रोकफोर्ट चीज, दैट इज रोकफोर्ट चीज। यस, देखो रोकफोर्ट चीज जो है ना, ये एक टाइप का राइपन्ड चीज है, यानी कि पका हुआ। बिल्कुल, रोकफोर्ट चीज ये एक टाइप का राइपन्ड यानी पका हुआ होता है, और ये एक फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम रोकफोर्टी के प्रेजेंस में बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि चीज की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज डिफरेंट माइक्रोब्स के प्रेजेंस में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में चीज के प्रोडक्शन का मैकेनिज्म नहीं बल्कि यही दे रखा है। नाउ अगर हम बात करें चीज के प्रोडक्शन की, तो चीज के प्रोडक्शन के मैकेनिज्म में 4 मेन स्टेप्स इंक्लूड रहते हैं। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है बट फिर भी पता होना चाहिए। पहला है एसिडिफिकेशन। कौन सा? एसिडिफिकेशन। दूसरा है कोएगुलेशन। कौन सा? कोएगुलेशन। तीसरा है चिडेरिंग। क्या? चिडेरिंग। चिडेरिंग जानते हैं? जिसे आपने देखा होगा कि पनीर को कपड़े में बांध के रखते हैं ताकि जो उसके अंदर जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है वो सब रिमूव हो जाए, ठीक है। तो पनीर से वाटर को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? चिडेरिंग कहते हैं। एंड जो फोर्थ स्टेप है दैट इज सोल्टिंग। सोल्टिंग में क्या किया जाता है कि पनीर में कुछ प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स डाले जाते हैं ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए इसका यूज हो सके। तो ये 4 मेन स्टेप्स है: एसिडिफिकेशन, कोएगुलेशन, चिडेरिंग एंड सोल्टिंग। थैंक यू। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।